बच्चों, वीडियो के इस भाग में अब हम लोग देखेंगे व्यावसायिक फसलों पर जोर, भारत में नील उत्पादन, ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, नील की निज खेती में परेशानी, रैयती ज़मीन पर खेती एवं नील विद्रोह के बारे में हम लोग जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को पूर्ण तरह से देखें। वो अब व्यावसायिक फसलों पर जोर देने लगे क्योंकि यूरोपीय देशों में जो है वो जो कच्चे माल उद्योग के लिए लग रहे थे वो काफी महंगे थे। दूसरी बात कि बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी जो वहां उत्पादन करना संभव नहीं हो पा रहा था। जो कच्चा माल है वहां पे वो उत्पादन यूरोप में या ब्रिटेन में संभव नहीं हो पा रहा था। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फसल हैं जिन पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय किसानों पे जोर जबरदस्ती किया और उनसे ये फसल उगवाया गया। तो अफीम और नील की खेती पे ज्यादा जोर दिया गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक काफी मात्रा में इस पे अफीम और नील की खेती पे जोर दिया गया और एक दशक तक लगभग उनसे ये खेती करवाया गया। कच्चा रेशम और कपास, चाय, ये सब भी यहाँ पे खेती किसानों के द्वारा करवाया जा रहा था। जिसमें से ये देख ले बच्चों हम लोग कि कच्चा रेशम और कपास ये दोनों ब्रिटेन के बुनकरों को बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत थी। लेकिन प्रयोग तो वो लोग ब्रिटेन के बुनकर जो है वो करते थे, लेकिन इसका उत्पादन जो है वो वहां की जो जलवायु है इसमें संभव नहीं हो पा रही थी। इस कारण वहां पे ये उत्पादन करना संभव नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात को भली भांति जानती थी, इसीलिए भारत में ज्यादा से ज्यादा इसके उपज पे जोर दिया गया। चाय की बात कर ले तो चीन पर ये निर्भर तो थी ही। ये चाह ही रही थी कि ये चाय की जो निर्भरता है ये चीन से वो हट जाए, वो हटा ले। और चाय के चीन को जो है वो अफीम की तस्करी भी ये लोग करते थे, यानी अफीम जो है वो चीन को ये लोग भेजते थे, ठीक है, और उसके बदले चाय भी वहां से वो लाते थे। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किस तरह के फसल को उपजाने के लिए किसानों को बोला जाता था। जैसे बंगाल पटसन के लिए मशहूर था, बंगाल में पटसन। फिर असम आ गया तो वहां चाय, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास जो है वहां पे चावल। यहाँ इन सभी राज्यों में इस तरह के फसलों के उत्पादन के लिए किसानों पे दबाव डाला गया, जोर डाला गया। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि कहां कहां पे नील का उत्पादन शुरू हो गया था। तो ब्राजील में पुर्तगालियों के द्वारा नील का उत्पादन शुरू हो गया था, जमैका में ब्रिटिश लोगों के द्वारा, वेनेजुएला में स्पेनिश लोगों के द्वारा, सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसियों के द्वारा नील की खेती प्रारंभ हो गई थी। साथ ही उत्तरी अमेरिका के एक बड़े भूभाग में भी नील की खेती प्रारंभ हो गई थी। 17वीं शताब्दी तक नील के आयात पर जो रोक या पाबंदी थी उसकी सरकार छूट देने की तैयारी पूर्ण तरह से कर चुकी थी। 18वीं शताब्दी के समय ब्रिटेन में नील की मांग काफी हो गई। इसका प्रमुख कारण क्या था? क्योंकि 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो गया था और इसीलिए वहां पे कपास की मांग भी बढ़ गई थी। साथ में सूती वस्त्रों का जो उत्पादन है वो भी काफी पैमाने में बढ़ गया था और वस्त्रों की रंग रंगाई के लिए उनको नील की आवश्यकता थी। और वेस्ट इंडीज जो है इस समय क्या करती है, ब्रिटेन को जो नील वो पहुंचाती थी वो बंद कर देती है वो पहुंचाना, जिसके कारण ब्रिटेन के जो रंगरेज लोग हैं, जो लोग रंगाई का काम करते थे, उनको अब नील के लिए दूसरे जगहों की तलाश शुरू हो गई थी। ब्रिटेन की जो दिलचस्पी है वो भारतीय नील में बढ़ने लगी। अब देखते हैं कि बंगाल में ये सबसे ज्यादा उत्पादित करना शुरू हुआ। इसका उत्पादन सबसे ज्यादा जो है वो बंगाल में शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल में उत्पादित जो नील होती थी वो उत्तम कोटि की नील होती थी, यानी सबसे बेहतरीन क्वालिटी की जो नील है वो बंगाल में उत्पादन किया जा रहा था। 18वीं सदी के अंत तक नील की खेती में बढ़ोतरी, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ा सा पहले ही जाना कि 18वीं शताब्दी जो है उस समय
ब्रिटेन या यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति का युग माना जाता है इसे। ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, औद्योगिकरण उस समय चरम सीमा पे थी, तो इसीलिए 18वीं सदी के अंत तक नील की जो खपत है वो काफी पैमाने पे होने लगी और इसीलिए यहाँ पे भी नील के उत्पादन में बढ़ोतरी होने लगी। नील के व्यापार में बड़ी रकम निवेश, आपको पता है बच्चों, वो यहाँ पे व्यापारी लोग जो ब्रिटेन के हैं, बाकी दूसरे देशों से, यूरोपीय देशों से, बाहर से ये लोग अपना काम काज छोड़ के यहाँ आने लगे। क्यों? ताकि वो व्यापार में, नील के व्यवसाय में वो निवेश कर सके और इस निवेश से वो मुनाफा कमा सके। और इसीलिए वो लोग क्या कर रहे थे, अब बागान खरीद रहे थे। बागान क्या होता है कि जैसे हम लोग चाय बागान के बारे में जानते हैं, ठीक वैसे ही बच्चों उस समय नील के बागान को भी मतलब बागान को खरीद के उसमें नील की खेती होती थी। तो नील की खेती जो है वो प्रमुख रूप से दो तरह से होती थी। एक है आपका नीज खेती और दूसरी जो है वो है रैयती खेती। तो आइए अब जानते हैं कि नीज खेती और रैयती खेती क्या है। लेकिन जो ये आपका टॉपिक था, इसमें आप सिर्फ ये जरूर से याद रखें कि बाहर से जो व्यापारी हैं वो काफी मात्रा में भारत में भी आने लगे। वो नील के व्यवसाय में बहुत ज्यादा पैमाने पे निवेश होने लगा। नील की खेती में भी बढ़ोतरी हो गई इस कारण से, और अब जो है नील का व्यापार जो है वो बड़े पैमाने पे होने लगा। जो अब हम लोग देख लेते हैं कि नील की जो खेती है वो हम लोगों ने देखा दो तरीके से, मुख्य तरीके से होती है। पहला तरीका था निज खेती और दूसरा है रैयती खेती। अभी हम लोग जिस पे बिंदुवार चर्चा करेंगे वो है आपके निज खेती में जो आ रही परेशानियां थी उसके बारे में। तो निज खेती में जो प्रमुख परेशानी वो थी कि नील की जो खेती है वो सिर्फ उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती थी। लेकिन उपजाऊ भूमि पे तो पहले से ही आबादी ज्यादा मौजूद थी, क्योंकि बाकी सब कोई भी फसल जो है वो उसको उपजाऊ भूमि की जरूरत होती है। जैसे धान की ही खेती मान ले अगर, तो उपजाऊ भूमि की कमी तो हो ही रही थी। इसलिए नील की खेती का उत्पादन करने में व्यवसायियों या बागान मालिकों को काफी दिक्कतें आ रही थी। इसके बाद नील की खेती के लिए बड़े भूखंड की जरूरत थी, जो कि इन्हें नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इस पार्ट में पहले ही जाना कि बड़े किसान जो हैं वो उनकी तादाद बहुत कम हो गई थी। अब छोटे छोटे किसान ही मौजूद थे और छोटे किसानों के पास भूखंड जो है, भूमि की जो जमीन के जो टुकड़े हैं वो काफी छोटे होते थे और नील की खेती के लिए बड़े भूखंड की जरूरत थी। बागान मालिकों और किसानों के बीच टकराव यह क्यों होने लगा? क्योंकि बागान मालिकों के पास बड़े भूखंड नहीं थे, तो नील की फैक्ट्री ये लोग जहां जहां लगा रहे थे उसके आसपास की जमीन को ये लोग पट्टे पे खरीद रहे थे, और जो किसान ये नहीं दे रहा था, पट्टे पे नहीं दे रहा था, उनको अपने जमीन से हटवा दिया जा रहा था। ये सब किसानों के लिए क्षोभ का कारण बना, जिसके कारण बागान मालिक और किसानों के बीच टकराव का एक स्थिति उत्पन्न हुआ। किसान बड़े पैमाने पर मजदूर, हल बैल की आवश्यकता होती थी। ये आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे बड़े भूखंड में काम करना है तो वहां पे मजदूर भी ज्यादा लगेंगे, यानी किसान ज्यादा लगेंगे, हल बैल सब कुछ ज्यादा लगेंगे। और ये तब नील का उत्पादन सबसे दिक्कतदायक हो जाता था जबकि किसान अपने खेत में धान की खेती में वो व्यस्त हो जाते थे, तो मजदूर मिलना भी मुश्किल होता था, हल बैल सभी कुछ मिलना मुश्किल होता था। आप इस बात से अंदाजा लगा ले कि 1 बीघा जमीन पर 2 हल की जरूरत पड़ती थी। तो यदि बड़े भूखंड यानी कम से कम मान लेते हैं कि 1000 बीघा जमीन पे यदि नील का उत्पादन किया जाए तो वहां पे कम से कम 2000 हल की जरूरत है। 2000 हल बच्चों, और ये हल और बैल या मजदूर ये सभी का रख रखाव सबसे बड़ा चिंता का कारण था, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 1000 बीघा जमीन पे यदि 2000 हल, तो ऐसे कितने ही बीघा जमीन पे नील की खेती करने के बागान मालिकों ने अपने मंसूबे बना लिए थे, तो उन्हें कितने हल और बैलों की जरूरत पड़ रही थी। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि रैयती जमीन पर जो खेती होती थी उसकी। तो रैयती जमीन पे कैसे करके खेती होती थी कि रैयत और जो बागान मालिक होते थे उनके बीच एक अनुबंध स्थापित होता था। एक सोच लीजिए कि एक तरह का समझौता होता था, और उस समझौते के तहत
बगान मालिक जो है वो कम ब्याज पे उन्हें कर्ज दे देती थी ताकि वो नील की खेती कर सके। नील की खेती कितनी करनी होती थी? तो रैयतों को अपने जमीन के 1/4 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी और बगान मालिकों का ये हमेशा मंशा रहता था कि जो रैयत है वो अपने सबसे बेहतरीन भूखंड पर नील की खेती करे। लेकिन किसान जो है वो ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि नील की खेती करने के बाद वो भूमि जो है वो धान की खेती के लिए और उपयुक्त नहीं रह जाती थी, क्योंकि नील का जो बच्चों जड़ होता था ना वो काफी अंदर तक चला जाता था और वो पूरे जमीन के उपजाऊपन को बर्बाद कर देता था। तो इसीलिए किसान ये नहीं चाहते थे। दूसरी बात है कि नील की खेती करने के लिए ये लोग कभी जो किसान रैयत है या किसान है, छोटे किसान है, ये कभी भी कर्ज के चंगुल से निकल ही नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि नील जो है वो तो व्यापारी लोग महंगे दाम में बेच देते थे, लेकिन ये जो किसान है इन लोगों को नील की खेती की मतलब नील की काफी कम कीमत मिलती थी, जबकि उत्पादन की जो मात्रा है वो काफी रहती थी। इसके बावजूद नील किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती थी, इसलिए किसान जो है वो कर्ज के चंगुल में दबे ही रह जाते थे। अब बात कर लेते हैं कि नील विद्रोह की। नील विद्रोह जो है ये पहला किसान विद्रोह माना गया। तो नील विद्रोह जो है वो पहला किसान विद्रोह माना गया और नील विद्रोह का जो प्रारंभ है वो मार्च 1859 ईस्वी में शुरू हुआ, जो कि 1860 ईस्वी में समाप्त हुआ। बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था यह विद्रोह। लगान वसूलने वाले गुमास्ता की पिटाई की गई, बगान मालिकों को से बगावत की गई, उनका बहिष्कार किया गया, किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था और ये आंदोलन देखते ही देखते पूरे बंगाल में फैलना शुरू हो गया। कई जमींदारों और बुद्धिजीवी वर्ग ने भी किसानों का साथ दिया, क्योंकि रैयतों की दशा बहुत ही दयनीय हो रही थी। इसे देखकर कई जमींदार भी उनकी सहायता के लिए, मदद के लिए उतर गए। साथ में बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इस विद्रोह को बंगाल में फैलने में काफी अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बच्चों 1860 ईस्वी में सीटोनकार की अध्यक्षता में 4 सदस्य एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम नील आयोग रखा गया और इसमें जांच पड़ताल के बाद ये साबित हुआ, उस आयोग ने ये जानकारी दी कि जो बागान मालिक हैं वही इस पूरे स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो बागान मालिकों को इस स्थिति का जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही विधि पूर्वक विवादों का निपटारा भी इस आयोग के द्वारा किया गया। इसमें मुख्य जो बातें हैं वो ये है विवादों की कि जो अनुबंध स्थापित हो गया था, एक अनुबंध जो तय की गई थी बागान मालिकों के और जो रैयत है उनके बीच में, तो वो अनुबंध जैसे ही खत्म होता है तो रैयत जो है वो अपनी इच्छा से अब नील की खेती कर सकते थे, यानी उनपे अब कोई भी जोर या दबाव नहीं डाला जा सकता था। नील की खेती के लिए बंगाल में किसी भी किसान पे जोर या दबाव नहीं डाला जा सकता था। और बच्चों यही कारण हुआ कि किसानों की ये जो एकजुटता थी, इसके कारण जो बागान मालिक हैं उन लोगों को कई जगह में फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ा और अब बागान मालिक जो हैं वो बंगाल की जमीन को छोड़ना चाहते थे, क्योंकि बंगाल में उन्हें अब फायदा नजर नहीं आ रहा था। वहां के किसान जो है वो नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। इसलिए बंगाल के बाद अब बिहार की बारी थी। जो बागान मालिक हैं जो नील की खेती करवाना चाहते थे व्यापारी, वो अब बिहार की ओर चले गए। बिहार में भी कुछ दिनों तक ये चला, लेकिन वहां पे ये आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन का एक रूप ले लिया और 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा चंपारण जिले में जो सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत था बच्चों,
वो इसी का प्रतीक है कि किसानों के समर्थन में महात्मा गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की अगुवाई की। और ये आपको पता है कि ये आंदोलन जो है ये हमारे आजादी का सबसे बड़ा नींव माना जाता है इस आंदोलन को। और इस आंदोलन में बच्चों महात्मा गांधी ने ये तय किया था कि वो सिर्फ एक ही वस्त्र में रहेंगे। दूसरी बात यह थी कि इसी आंदोलन के बाद गांधी जी को ये महात्मा की उपाधि भी मिली थी। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पाठ जो बिंदुवार मैंने आप लोगों को समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये आपको काफी बेहतरीन तरीके से मैंने बिंदुवार सारे विषयों पे चर्चा की है, जो आपके प्रश्न उत्तर अभ्यास के लिए या फिर आपको याद रखने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, आपको बहुत सहयोग पहुंचाएंगे। और अंत में इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं भी नीले कपड़ों में हूँ ताकि नील के महत्व को हम लोग समझ सकें। तो आज बच्चों इतना ही बस। आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। अगले वीडियो में आप लोग जरूर से देखें क्योंकि उसमें प्रश्न अभ्यास इस पाठ का मैंने करवाया है।